नमस्कार। हम पढ़ रहे थे ध्वनि। इसी पार्ट में हम आगे पढ़ते हैं आवृत्ति, आयाम और आवर्तकाल। ठीक है, ध्वनि में आवृत्ति, आयाम और आवर्तकाल ये पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले लेते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, आवृत्ति को हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे, एकांक समय में होने वाले दोलनों, किसकी? दोलनों या कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, और आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, जिसको HZ से लिखा जाता है। ये जो हर्ट्ज मात्रक है, ये मात्रक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक के नाम पर है। इसको हम और सही तरीके से देखें। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, वो इस आधार से लटकी हुई है और ये इसकी बिल्कुल मध्य स्थिति है। इस वस्तु को हम यहाँ ले जाएं, ठीक है, और यहाँ ले जाकर इसको छोड़ें तो ये वस्तु वापस आती है। अब इसके वापस आने से हम इन चीज़ों की परिभाषा निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालें ये देखिए आवृत्ति एकांक समय में होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या। ये कोई भी वस्तु है, वो अपनी मध्य स्थिति के दाएं बाएं, या यूँ कह सकते हैं इधर उधर, या यूँ कह सकते हैं ऊपर या नीचे, ठीक है, जाती है। उसमें एकांक समय में वो जितने दोलन करती है, देखिए इसका इधर जाना और आना ये कहलाता है दोलन। ठीक है, तो एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, जिसका मात्रक है हर्ट्ज। ठीक है, दूसरी हम बात करें आयाम। ये कण अपनी मध्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्तार करता है, ठीक है, वो कहलाता है आयाम। कोई भी कण है, वो अपनी मध्य स्थिति से जितना विस्तार तय करता है, वो उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार विस्तार आयाम से संबंधित है। अब बात करते हैं आवर्तकाल। देखिए, एक दोलन ये वस्तु है, वो इधर जाती है तो वो हो गया आयाम। मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या है? आयाम। आवर्तकाल में क्या होता है कि वस्तु यहाँ से इधर आई और वापस यहाँ आती है, यानी जहाँ से उसे छोड़ा गया है वहीं वो वापस आती है, तो उसे एक दोलन पूरा होता है। तो एक दोलन में लगा समय, ठीक है, एक दोलन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, ये तीनों परिभाषित होते हैं। कौन कौन से? आवृत्ति, आयाम और आवर्तकाल। ये ध्वनि है, उससे ये किस प्रकार संबंधित है? देखिए, जो ध्वनि है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं आवृत्ति और आयाम। ठीक है, तो हमने जैसे आयाम की बात की कि मध्य स्थिति से कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। देखिए, किसी ध्वनि का या किसी कंपन का जब विस्तार जितना ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब उसका आयाम उतना ही ज़्यादा होगा, और जब आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि की प्रबलता ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी
प्रबलता और आयाम परस्पर किस प्रकार संबंधित है कि जब किसी वस्तु की कंपन की आयाम की स्थिति अधिक है तो उसकी प्रबलता भी ज़्यादा है, ठीक है। और यदि आयाम कम है तो ध्वनि प्रबल की बजाय कैसी होती है, क्षीण होती है। तो ध्वनि की प्रबलता और क्षीणता किस पे डिपेंड करेगी, आयाम पे। हम शेर की दहाड़ की बात करें तो शेर की दहाड़ की प्रबलता अधिक होती है क्योंकि उसका आयाम अधिक होता है। और वहीं पक्षी की बात करें उसकी प्रबलता कम होती है, ध्वनि क्षीण होती है क्योंकि उसका आयाम कम होता है। अब आयाम और हम ध्वनि को आपस में संबंध करें तो देखिए प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती, ध्वनि की प्रबलता वस्तु के कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मान लीजिए किसी वस्तु का आयाम 2 गुना है, ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। क्यों, क्योंकि प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आयाम 2 गुना है तो प्रबलता कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना, ठीक है। ध्वनि है उसको मापने का जो मापदंड है या मात्रक है वो होता है डेसिबल, ठीक है। ध्वनि किस में मापते हैं, डेसिबल में। अब ये डेसिबल की हम बात करें तो हम नॉर्मली श्वास लेते हैं, श्वास के अंदर ध्वनि की प्रबलता है 10 डेसिबल। कितनी है, 10 डेसिबल। लेकिन वही हम फुसफुसाहट करें, ठीक है, तो वो ध्वनि है वो लगभग 30 डेसिबल से नीचे रहती है। और वही हम सामान्य बातचीत करें, ठीक है, तो सामान्य बातचीत है उसकी तीव्रता 30 से लेकर 60 डेसिबल तक होती है। यानी हम श्वास की बात कर रहे हैं तो वो है 10 डेसिबल, और वहीं हम फुसफुसाहट की बात कर रहे हैं तो वो है 30 डेसिबल, और वही हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं तो वो है 60 डेसिबल तक। अब हम व्यस्त यातायात की बात करें, किसकी, व्यस्त यातायात, तो वो है 70 डेसिबल, डीबी डेसिबल को शो कर रहा है। और जहाँ सामान्य फैक्ट्रियाँ हों, ठीक है, वहाँ सामान्य फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ जो ध्वनि होती है वो लगभग होती है 80 डेसिबल। ध्यान रखें 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो ये है ध्वनि की प्रबलता के बारे में। अब हम बात करते हैं आवृत्ति और ध्वनि। हमने प्रबलता में बात की है, वो तो है आयाम और प्रबलता, यानी आयाम अधिक है तो प्रबलता ज़्यादा है, और आयाम कम है तो प्रबलता कम है। अब हम बात कर रहे हैं आवृत्ति के साथ। देखिए यदि ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा, और आवृत्ति कम है तो तारतम्य भी कम होगा, ठीक है। यानी आवृत्ति और तारतम्य परस्पर संबंधित है। जिस प्रकार आयाम और प्रबलता संबंधित है उसी प्रकार आवृत्ति और तारतम्य संबंधित है। यानी ध्वनि की आवृत्ति, कंपनों की आवृत्ति, दोलनों की आवृत्ति ज़्यादा है तो आवाज़ का तारतम्य ज़्यादा है, और वहीं आवृत्ति कम है तो तारतम्य कम है। तो तारतम्य यदि अधिक होता है तो आवाज़ तीखी होती है। अगर हम ध्यान करें शेर की आवाज़ का और पक्षी की आवाज़ का,
ठीक है, तो यहाँ दोनों से रिलेट करें। शेर को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? पक्षी से। कैसे कर रहे हैं? देखिए, शेर की दहाड़ है, तो शेर की दहाड़ की प्रबलता ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? प्रबलता ज़्यादा है, क्योंकि उसका आयाम ज़्यादा है। लेकिन वहीं पक्षी है, उसकी प्रबलता कम है, क्योंकि उसका आयाम कम है। इसलिए ये शेर की आवाज़ प्रबल होगी, पक्षी की मंद होगी। लेकिन जब हम तारतम्य की बात करें तो शेर की दहाड़ है, उसकी आवाज़ की आवृत्ति कम होती है, उसका तारतम्य कम होता है, वो तीखी कम होती है। ठीक है, वहीं पक्षी की आवाज़ है, उसका तारतम्य ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी आवृत्ति भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये आवाज़ तीखी होती है। और यही कारण है कि महिला की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से अधिक तारतम्य वाली होती है, इसलिए वो तीखी होती है, और पुरुष की आवाज़ मोटी होती है। इस प्रकार ये चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, आवर्ती, आयाम। और आवर्तकाल के बारे में बात कर चुके हैं कि एक दोलन या एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है।